मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं आज बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पाठ्यक्रम के बारे में बात करने से पहले मैं आज मोटिवेशन का वो कोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि ये न केवल आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा लेकिन आपके चेहरे को ऊर्जावान जरूर बनाएगा। न केवल आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा लेकिन अपने चेहरे को ऊर्जावान जरूर बनाएगा, औरों से आपको बेहतर बनाएगा, औरों से आपको बेहतर बनाएगा। कि हवाओं से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे। हम पैरों से नहीं, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हवाओं से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति अपने हौसलों से उड़ा करता है या हौसलों की उड़ान होती है उसमें, उसे कोई नहीं हरा सकता है। उसे केवल एक ही शख्स हरा सकता है, वो अपन खुद है। अगर व्यक्ति ने या विद्यार्थी ने या आपने अगर ठान लिया तो आपकी क्या होगी? हार। अगर आपने ठान लिया कि मेरी जीत होगी तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती है। आइए बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करें। बीए इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है इति प्लस हास। इति का मतलब होता है पहले और हास का मतलब होता है घटना। प्राचीन समय में कोई ऐसी घटना हुई उसे हम इतिहास कहते हैं। अतीत का ज्ञान ही वर्तमान है और वर्तमान को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से भारतीय इतिहास को तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। हम बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से प्रकरण हैं, इसका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा और कैसे प्रश्न बनेंगे, अपन बात कर रहे हैं। बीए द्वितीय वर्ष का जो भी पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। कितने? 5 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। बीए द्वितीय वर्ष की 2 किताबें चलती हैं। पहली जो एक किताब है वो है ये किताब जिसका नाम मध्यकालीन इतिहास, 1200 से लगाकर 1760 ईस्वी तक का जितना भी इतिहास है वो इस किताब के अंतर्गत आएगा। और ये किताब पूरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसमें से जो भी आपके पाठ्यक्रम में जो भी प्रकरण है, टॉपिक है, उसी को ही पढ़ना है और इसमें से ही सारे प्रश्न बनेंगे। जो अपनी दूसरी जो किताब चलती है उसका नाम है पश्चिमी विश्व का इतिहास। कैसी किताब है? पश्चिमी विश्व का इतिहास। इसमें जो इतिहास आएगा वो 15वीं सदी से लगाकर द्वितीय विश्व युद्ध, जो हमारा दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ, एक तो पहला विश्व युद्ध हुआ, एक दूसरा 1939 से 1945 ईस्वी तक का, वो द्वितीय विश्व युद्ध तक जितनी भी सारी घटना है वो इस किताब के अंतर्गत आएगी। कि दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद में क्या क्या इस परिवर्तन हुए, कौन सी संस्थाएं बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ बना यानी राष्ट्र संघ बना, कब बना, उसमें कैसे नियम बने हुए थे, वो सारे इसमें अपन पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं वो प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम भारत का इतिहास। इसमें पढ़ेंगे 1200 ईस्वी से लगाकर 1760 ईस्वी तक का इतिहास। इकाई 5 इकाइयों में विभाजित है। पहली जो इकाई है इसके अंतर्गत अपन जो पढ़ेंगे वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। अगर हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानना है तो उनके कौन से स्रोत हैं जिससे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय कहीं जैसे लेखक हुआ करते थे या कवि हुए या उनके दरबारी कवि हुए, तो उन्होंने
उनके द्वारा जो रचित जो ग्रंथ हैं जिससे हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास के स्रोत के अंतर्गत बात करें तो मध्यकालीन इतिहास है वो दो भागों के अंदर विभाजित है। पहला है सल्तनत कालीन इतिहास, और सल्तनत कालीन इतिहास में जितने भी शासक हुए वो क्या कहलाए? सुल्तान। दूसरा है वो मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास के नहीं मुगल कालीन इतिहास, और इसमें जितने भी शासक हुए वो कहलाए बादशाह। क्या कहलाए? बादशाह। और इन शासकों के शासन काल में जितने भी कवि और दरबारी कवि हुए उनके द्वारा कौन सा जो ग्रंथ लिखा गया, कौन से ग्रंथ लिखे गए, इससे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर अपन बात करें, जैसे बाबरनामा है, ये तुर्की भाषा के अंतर्गत लिखा गया था। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी कि बाबर के जीवन में कौन कौन सी घटना हुई, उसने जीवन के अंतर्गत कौन से युद्ध लड़े, जैसे खानवा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध, और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध। ये उन्होंने तुर्की भाषा के अंदर, आपका ये प्रश्न आता है कि बाबरनामा कौन सी भाषा के अंतर्गत लिखा गया, वो तुर्की भाषा के अंतर्गत लिखा गया। जैसे हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम ये इतिहास को जानने के स्रोत है। जैसे जहांगीरनामा है, शाहजहांनामा है, तारीख रशीदी है जो हैदर अली के द्वारा लिखी गई है, तारीख फिरोजशाही है, तारीख रशीदी है, तबाक नासिरी है, तबाक नासिरी ये ग्रंथ हैं। इससे ये हैं सारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत से कि कौन कौन से हैं। जैसे किताब उल हिंद है, ये भी मध्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत से हैं कि उन शासकों के शासनकाल में कौन कौन सी कैसी घटना हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर हम अगली बात करें तो पहले बात करेंगे सल्तनत कालीन जो इतिहास के जितने भी शासक थे इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसमें तो देखो, पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी बात करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। जिस प्रकार इस भारत के अंतर्गत बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे, मुस्लिम आक्रमण, जिसमें बात करें अरब हैं, तुर्क हैं, अरब अफगान लोग आए थे, जिसमें मोहम्मद गोरी के साथ में एक उसका सामंत आया था, मोहम्मद गोरी उसका गुलाम आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी मोहम्मद गोरी यहाँ पर शासन नहीं करता है, केवल भारत में लूटपाट करने, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध के बाद वो लूटपाट करके पुनः अपने देश लौट जाता है और उसके एक गुलाम को भारत में नियुक्त करता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक एक वंश की नींव डालता है जिसका नाम है गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश। आपका प्रश्न आ जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में क्या, कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। उसने अपने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये एक ऐसा शासक था। न अपने सिक्कों पर अपना कलमा अंकित करवाया था। ये ऐसा शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद की अगर हम बात करें तो ये अगला जो शासक है वो बना इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश। बात करें इल्तुतमिश की, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या था? दामाद था। ये बहुत शक्तिशाली था, दिखने में बहुत अच्छा था। यह भी मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। ऐबक साहब ने इसकी अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवा दी। उसका बेटा इतना शक्तिशाली नहीं था, कमज़ोर था, तो दामाद को अमीरों ने क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। ये सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इल्तुतमिश के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में आता है कि सालिशा दल का गठन किसने किया था, या तुर्काने सैलगानी की स्थापना किसने की थी? वो की थी
इल्तुतमिश ने, किसने की थी? इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान सैलगानिकिस्तान, ये तुर्क अमीरों का एक सालिस अमीरों का एक दल हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली होता था, पूरे सल्तनत काल में उनका वर्चस्व हुआ करता था। इस दल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। बात करें बलबन की उपलब्धियां, फिर इसके बाद में बलबन ने अपने जीवन काल के अंतर्गत, ये बलबन था जिस प्रकार इल्तुतमिश ने एक सालिसा दल का गठन किया था, तो इस सालिसा दल था, उस सालिसा दल को बलबन ने आते ही इस सालिसा दल को नष्ट कर दिया था। अब नष्ट क्यों किया? क्योंकि ये लोग इतने आवे हो गए थे कि वो अपने इच्छा से ही सुल्तान को मनाते थे, जब उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती थी तो सुल्तान को अपने पद से हटा देते, इतने शक्तिशाली हो गए थे। तो बलबन ने गुप्त रूप से सल और कपट का सहारा लेकर इन सालिसा दल का क्या कर दिया? गठन कर दिया, यानी नष्ट कर दिए। बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। उनका जो दरबार था वो बड़ा शानो शौकत ईरानी पद्धति पर था। उन्होंने ड्रेस कोड बना के रखे थे। उन्होंने सिजदा और पायबोस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिजदा और पायबोस की प्रथा किसने चलाई थी? वो बलबन के द्वारा चलाई गई थी। बलबन एक ऐसा शासक था कि जब उसका दरबार लगता था कि तो दरबार के बीच में वो किसी प्रकार का दरबार को भंग न हो, यानी किसी को हंसी मजाक करने का भी अधिकार नहीं था उसके दरबार के अंदर। एक बार तो ये हुआ कि जब उसके बेटे की मौत हो गई, तो जब बलबन को ये बात पता चलती है तो बलबन उसको बिल्कुल अपने बेटे की मौत पर चिंता व्यक्त नहीं करता है दरबार के सामने, और जब दरबार समाप्त हो जाता है तो एक कमरे में बैठकर बहुत फूट फूट कर अपने बेटे की याद में रोया करता है। इसी बलबन के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। चलो दूसरी बात करें अलाउद्दीन खिलजी की विजय। एक अलाउद्दीन खिलजी वंश, पहला एक गुलाम वंश के बाद में एक वंश देखने को मिला, वो था खिलजी वंश। और खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे और अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी थे। एक दिन मौका पाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत को हस्तगत करता है, या दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठता है, और बैठते ही बहुत सारी विजय योजना चलाता है। इसकी बहुत सारी विजय, उसने सबसे पहले जो विजय योजना चलाई थी, सबसे पहला आक्रमण किया था उसने गुजरात पर किया था। उस समय गुजरात का जो समय था वो था 1299 ईस्वी। कब की बात करते हैं? 1299 ईस्वी। फिर इसके बाद में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 के आसपास, रणथंबोर पर आक्रमण किया 1302, सिवाना के पर आक्रमण किया 1308, जालोर पर आक्रमण किया 1311, 1305 में कराजल। बहुत सारी उन्होंने विजय योजना दक्षिण और उत्तर भारत में अपनी विजय योजना चलाई थी। उसने विजय योजना करके बहुत सारे राज्यों को हड़प भी लिया था। इसके कारण उन्होंने राजस्थान के अंतर्गत भी उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कारण बहुत सारे शाखे हुए थे। रानी पद्मावती के नेतृत्व में जो पहला शाखा हुआ था, रानी पद्मावती के नेतृत्व में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये, और फिर सिवाना के अंतर्गत भी हुआ रानी मैणा दे के नेतृत्व में, और रणथंबोर में 1301 में रानी रंग देवी के नेतृत्व में ये शाखे हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने बात की। उनका प्रशासन और आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन पर बैठने के बाद अपने प्रशासन में कुछ सुधार करते, आर्थिक स्थिति में भी सुधार करते थे। उनके द्वारा जो उनके समय, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कैसा टैक्स लिया जाता था, कितने प्रतिशत टैक्स लिया, क्या 1/2 लेते थे, 1/3 रहते थे, उनके समय में कैसा कर थी, क्या जजिया कर प्रचलित था, खरास कर लिया जाता था या खम्स कर लिया जाता था, कितने प्रकार के टैक्स लगते थे, सैनिकों की नियुक्ति कैसे होती थी, क्या हुलिया प्रथा से होती थी सैनिकों की नियुक्ति, घोड़े दागने की प्रथा उन्होंने कैसे चलाई, कब चलाई, क्या थी, उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए दीवाने कोई की स्थापना कैसे की थी। इस सारी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे।
आप हमारे सारे वीडियो को ज़रूर देखें, सारे वीडियो बने हुए हैं, आप उसको ज़रूर देखें, हम एक से अलग वीडियो बनाते रहेंगे। अगला जो वंश है वो है तुगलक वंश। ये तुगलक नाम से ही उसका एक वंश पड़ा। दिल्ली सल्तनत में सबसे जो अधिक जो शासन है वो शासन रहा तुगलक वंश का। सर्वाधिक समय तक जिस वंश ने शासन किया वो था तुगलक वंश। कौन सा वंश था? तुगलक वंश। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो था तुगलक वंश। और सबसे कम शासन जिस वंश का रहा वो था खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश। और तुगलक वंश की जो संस्थापक थे, जो स्थापना करने वाले थे, वो थे ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और तुगलक वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये एक मूर्ख सुल्तान था, पागलपन का भूत उसमें सवार हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आइए, मोहम्मद बिन तुगलक अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे काम करता है जिसमें ये सारी योजना उसकी असफल हो जाती हैं। ये प्रश्न परीक्षा में हर बार आता है और इस बार भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजना चलाई, जैसे राजधानी परिवर्तन योजना है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, सांकेतिक मुद्रा का राजधानी परिवर्तन है, देवगिरी में उन्होंने कराजल विजय योजना है, बहुत सारी योजना चलाई, सारी योजना असफल हुई। तो इतिहासकार ने कहा कि इसमें पागलपन का अंश विद्यमान था। बहुत इंटेलिजेंट था, उसको कला के बारे में जानकारी प्राप्त थी, व्याकरण शास्त्र में बहुत अनुभवी था, साहित्य के क्षेत्र में अनुभवी, अस्त्र शस्त्र में निपुण होने के बाद भी फिर उसकी योजना के कारण वो असफल हो जाता है। तुगलक का प्रशासन कैसा था, उसकी धार्मिक नीति कैसी थी, धर्म उसका कैसा था और उसका प्रशासन कैसा था, उनके सैनिकों की नियुक्ति कैसे होती थी, उनके क्या घुड़सवार सैनिक थे या अश्वसवार थे, पैदल सैनिक कैसे थे, सैनिकों की नियुक्ति कैसे होती थी, उनको पेमेंट कितना दिया जाता था, क्या नगद वेतन दिया जाता था या अन्य के रूप में उनको वेतन दिया जाता था, इसके बारे में, उनकी धार्मिक नीति कैसी थी, धर्म के बारे में उनका कैसे विचार थे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तैमूर का आक्रमण, तैमूर एक विदेशी, तैमूर लंग के बारे में सुना, ये विदेशी आक्रमणकारी थे जिसमें भारत के अंदर उसने आक्रमण कर दिया। 1448 के आसपास तैमूर लंग आया था। उसने भारत में बहुत भयंकर लूटपाट कर दी और लूटपाट करने के बाद पुनः अपने देश के अंतर्गत ये चला जाता है। लूटपाट करने से के बाद में ये चला जाता है। इसने वो शाहजहाँ के द्वारा जो बनाया गया वो जो कोहिनूर का जो हीरा है उसको अपने साथ में लेकर ये चला जाता है तैमूर लंग। और जैसे ही तैमूर लंग भारत के अंतर्गत आक्रमण करता है, अव्यवस्था फैल जाती है और भारतीय राज्य हैं वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर विभाजित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रांतीय राज्यों का उदय। प्रांतीय राज्यों के उदय के अंतर्गत जैसे मालवा है, जौनपुर है, खानदेश है, बंगाल है, कश्मीर है, ये अलग अलग प्रांतीय राज्यों में विभाजित हो जाता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्नों में परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगली अपन इकाई नंबर 3 की बात करें तो इकाई नंबर 3 में कैसा पाठ्यक्रम रहने वाला है। जैसे मुगलों का राज्य विस्तार, पहली बात तो यह है कि ये मुगल कौन थे। मुगल शब्द है ये मोम शब्द से बना है और मोम का अर्थ होता है बहादुर। ये बहादुर थे तभी तो भारत के अंदर राज के मुगलों वंश की जो संस्थापक थे। ये प्रश्न आता है कि मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर साहब। कौन थे? बाबर। और इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक थे वो थे अकबर, और संस्थापक की बात करें वो थे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगलों का राज्य विस्तार, मुगलों के अंतर्गत बहुत सारे शासक हुए, जैसे बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल वंश है वो पतन की गर्त के अंतर्गत चला जाता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है।
बाबर के बारे में बता दिया कि इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो बाबर के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है बाबरनामा, जो तुर्की भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। इससे हम बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, अगर हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हुमायूंनामा से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने 2 बार शासन किया था। पहला जो शासन किया वो 1540 से लगाकर जो 1540, 1545, फिर 1554 के आसपास, जिसमें बीच में एक अफगान शासक शेरशाह सूरी का शासन रहता है। जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। द्वितीय अफगान साम्राज्य, इसका शासक था शेर। अब इसको द्वितीय अफगान क्यों कहा गया? क्योंकि अफगान जो शासन है जैसे लोदी वंश के बाद में समाप्त हो चुका था, फिर अफगानों का एक शासक हुआ शेरशाह, जिसका बचपन का नाम था फरीद खां, और उसने शेरशाह सूरी के नाम से भारत पर शासन किया था। आइए बात करें अकबर एवं जहांगीर की उपलब्धियां। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार आता है, अकबर एवं जहांगीर की उपलब्धियां। अकबर महान, ये एक ऐसा शासक था अकबर जो बिना निरक्षर था, बिना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान पर क्या करता है? अकबर शासन करता है। इसने सुलह एवं कुल की नीति अपनाई थी, जिसमें सभी धर्मों के साथ उसने समानता का व्यवहार किया था। अकबर एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। वो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था 1562 में, जिसको आमेर के राजा भारमल की बेटी हरकाबाई के साथ में ये पहला मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध था 1562 के अंतर्गत। उसने कहा कि जब तक मैं राजपूतों से दोस्ती नहीं कर लेता या उससे संधि नहीं कर पाता, तब तक के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान पे शासन नहीं कर सकता है। उनके सहयोग के बिना मैं शासन नहीं कर सकता। उसने सहयोग किया। इसमें कई राजाओं ने अकबर का साथ दिया था, जैसे जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह ने भी दिया। अब बात करें उसमें केवल मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसको हम पढ़ेंगे। जहांगीर की उपलब्धियां, जहांगीर के काल में एक घटना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात है 1615 में, क्योंकि मेवाड़ के साथ ये प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 में वो हुई थी। जहांगीर और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के मध्य हुई ये पहली 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इसमें मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में। ये जहांगीर है वो अकबर का बेटा था और उसके बचपन का नाम था सलीम था, और सलीम नाम की रखा शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होने के कारण इसका नाम सलीम रखा गया। और उसकी जो मम्मी थी वो आमेर के शासक भारमल की बेटी थी। तभी ये हिंदू माता का पुत्र कौन था? जहांगीर। और जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। यह अपन आगे पढ़ेंगे कि किस मुगल वंश का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। वो जहांगीर का काल है, वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता था। आइए बात करें अपन इकाई नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं? इकाई नंबर 4। और इकाई नंबर 4 में पढ़ेंगे शाहजहां एवं औरंगजेब की आर्थिक विकास। शाहजहां के शासनकाल और औरंगजेब के शासनकाल में आर्थिक विकास कैसे हुआ? देखो, शाहजहां है उसका जीवन काल है जो स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि उसके काल में स्थापत्य कला शैली में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। उसने तो एक ऐसा अजूबा बना दिया जिसको भारत का 8वां अजूबा कहते हैं, वो है ताजमहल। और ताजमहल का जो बनाया था शाहजहां अपनी बेगम, जिसका असली नाम था अर्जुनमन बानो बेगम, से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनकी याद में उन्होंने एक ताजमहल बनाया। वो बनाया आगरा में, और इसमें उन्होंने संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया था। और एक इतिहासकार ने तो ये यहाँ तक कह दिया इस ताजमहल को देखकर कि धन दौलत का सारा लेकर बनाया था ताज। अरे धन दौलत का सारा लेकर बनाया था ताज, और गरीबों की मोहब्बत और प्रेम का उसने उड़ाया मजाक। ये आगरा है वो मक्का और प्रेम का स्मारक भी कहा जाता है ये शाहजहां। औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा था। जैसे शाहजहां के 4-5 पुत्र थे, उसमें वो
उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं, जैसे सामूगुड़ का युद्ध है, देवराई का युद्ध है, बहुत सारे युद्ध हैं, इसको पढ़ेंगे। तो उसमें औरंगजेब की जीत हो जाती है और इसके बाद औरंगजेब शाहजहां को, अपने पिता को 8 माह आगरा के किले में बंदी बनाकर रखता है ये औरंगजेब, और अपनी उनकी ताजमहल की रूबोरूब मतलब उसकी नकल करता है, फूड नकल करता है, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत है। ये प्रश्न परीक्षा में अगली बार आया था कि बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत है। ये किसने बनाया था, ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, उसने ताजमहल की फूड नकल की गई थी। उनके समय में कृषि कैसी थी, कृषि कार्य कैसा था, कितने प्रतिशत टैक्स लिया जाता था, कितने प्रतिशत कर लिया जाता था, इस समय व्यापार कैसा था, क्या वो आंतरिक व्यापार होता था या विदेशी व्यापार होता था, या गांवों के अंतर्गत व्यापार, कैसा व्यापार था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उनका वाणिज्य कैसा था, मुगल कला और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। देखो कला के अंतर्गत जैसे चित्रकला भी आती है और दूसरी स्थापत्य कला शैली भी आती है। चित्रकला में बहुत सारे जो मुगल शासक थे, बादशाह हुए, जिन्होंने रुचि भी ली थी। जैसे बात करें बाबर हैं, उन्होंने भी रुचि ली थी चित्रकला के अंतर्गत। फिर एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत कि किसके शासनकाल में मीर सैयद अली चित्रकार हुआ करते थे, हुमायूं के समय की ये बात है। और फिर अकबर ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। फिर सबसे ज़्यादा जो स्वर्णकाल जो चित्रकला, जहांगीर एक मुगल काल का ऐसा चित्रकार था, ऐसा शासक था कि वो चित्र को देखकर पता लगा सकता है कि किस चित्रकार ने कौन सा अंग बनाया है, आँख किसने बनाई है, हाथ किसने बनाया है, पैर किसने बनाया है, ये बाल किसने बनाया। इतना अनुभवी था, इसलिए इसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बात करें अपन स्थापत्य कला, तो शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि जैसे दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला है, बुलंद दरवाज़ा है, मरियम महल है, दीवाने खास, दीवाने आम, फतेहपुर सीकरी में अनारकली का, जैसे लाहौर में अनारकली का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है, शाहजहां का मकबरा है, बीबी का मकबरा है। ये सारे मकबरे बनाए या तो लाल पत्थरों के बनाए हुए थे या सफ़ेद पत्थरों के बनाए हुए थे। जैसे एतमादुल्ला का मकबरा, जिसमें प्रथम बार जिसमें वो कला का प्रयोग किया गया था। जैसे नूरजा झुंटा का मकबरा, ये बहुत सारे ये उन्होंने महल वगैरह बनाई, ये स्थापत्य कला शैली के अंतर्गत रखेंगे, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो लास्ट इकाई है वो है मुगल प्रशासन एवं संस्था। मुगलों का प्रशासन कैसा था, वो क्या केंद्र प्रशासन कैसा था, राज्य का प्रशासन कैसा था, वो किस में बटे हुए थे, उनको क्या कहते थे, उनके अधिकारी कौन कौन से होते थे, अधिकारियों के कौन कौन से काम होते थे, उनकी संस्थाएं कैसी थी, उनका गुप्तचर विभाग कैसा था, उनका पुलिस विभाग कैसा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनता है कि जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं। कि देखो मनसबदार, जैसे राजा और सुल्तान बादशाह होते थे, वो किसी राजा को कुछ पद देते थे, स्वार और जात का एक पद देते थे। सबसे ज़्यादा जो मनसबदारों की जो संख्या, मनसबदार पद दिया हुआ था, वो शाहजहां ने अपने बेटे दारा को दिए थे। किसको दिया था, दारा सिको को दिया था। 60,000 जात और 40,000 सवार का जो पद दिया था, सबसे ज़्यादा था। और सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वो औरंगजेब के शासनकाल में थी, क्योंकि ये प्रश्न कई बार प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पूछा गया है। दूसरी बात करें प्रशासनिक संगठन, राजपूत कालीन कृषि व्यापार और वाणिज्य, और राजपूतों के समय में कृषि व्यापार और वाणिज्य कैसा था। अब ये 5 इकाइयों की बात की है। पहली इकाई 2, 3, 4 और ये पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभाजित है। आप इस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर आपको पाठ्यक्रम अच्छी तरह से याद है तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होगी नहीं, आपके सारे सवाल राइट हो जाएंगे। अब इतना कह के धन्यवाद।